तो टुडेस टॉपिक डार्विन कंट्रीब्यूशन, डार्विन का योगदान, या तो हम लोग इसको डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे डार्विनवाद को समझाइए या डार्विनवाद के तथ्य को समझाइए एवं उसकी व्याख्या करिए। या इसी डार्विनवाद को हम लोग ना प्राकृतिक चयनवाद भी कहते हैं। ठीक है, उसका सिद्धांत था प्राकृतिक चयनवाद। ठीक है, तो डार्विन का योगदान, तो नॉर्मल पहले आप पूछते हैं कि डार्विन कहाँ है, कैसी है, कहाँ का है, उसको आप पुस्तक से पढ़ लीजिएगा कहीं पर सर्च करके, है ना। ब्रिटिश वैज्ञानिक थे वो जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। तो डार्विनवाद की व्याख्या यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, तो डार्विनवाद आपका पॉइंट क्या रहेगा, डार्विनवाद, है ना। तो शुरुआत यहाँ से करना कि डार्विन ने अपने विकास के सिद्धांत प्राकृतिक चयनवाद को प्रस्तुत करते हुए तथा उसकी व्याख्या करते हुए दो मुख्य बातों पर जोर दिया, ये ध्यान दिया। पहली बात, एक ही पूर्वज अवतरण। डार्विनवाद के मुख्य तथ्य यही दोनों हैं। ठीक है, एक ही पूर्वज अवतरण, है ना, कि डार्विन ने बताया कि जीव अपने आप को वातावरण के प्रति अनुकूलित करके, कोई भी जीव है वो अपने आप को वातावरण के अनुकूल ही करेगा, है ना, तभी तो जिंदा रह पाएगा ना। अगर वातावरण का अनुकूल नहीं रहेगा तो जीवित नहीं रह पाएगा। तो डार्विन ने बताया कि जीव अपने आप को वातावरण के प्रति अनुकूलित करके स्वतंत्रतापूर्वक जीवन यापन करते हैं तथा कालांतर में अनुकूलित लक्षण युक्त नई जातियों में रूपांतरित हो जाते हैं। मतलब क्या होता है कि जो कोई भी जीव है वो अपने आप को वातावरण के अनुकूलित करती है और नए लक्षण निकलते हैं उसके ऊपर और नए जीव का निर्माण होता है। सीधी बात है। ठीक है, मतलब नए जीव नहीं होता है, वही जीव है विकसित हो जाती है ना। तो डार्विन ने बताया कि जीव अपने आप को वातावरण के प्रति अनुकूलित करते हैं और अनुकूलित करके सफलतापूर्वक जीवन यापन करते हैं तथा कालांतर में अनुकूलित लक्षण युक्त नई जातियों में रूपांतरित हो जाती है ना। अतः जाति अपरिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, अपरिवर्तन मतलब अपरिवर्तन नहीं है, मतलब परिवर्तनीय है। ठीक है, वरन ये परिवर्तनीय है, मतलब बदल जाता है। एक ही पूर्वज अवतरण, मतलब एक पूर्वज से ना नए जाति का विकसित होते जाते हैं, नए विकसित क्या होते जाते हैं, नए जाति क्या होते जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात उसकी ये थी कि प्रकृति चयन द्वारा अवतरण। पहले में जीव है खुद अपने आप को बदल देती थी प्रकृति के अनुसार। अब दूसरे पॉइंट में यह है कि प्रकृति उसको बदल देती है अपने अनुसार। तो डार्विन ने अपने पुस्तक में यह बतलाया कि जो जीव अपने आप को कालांतर में प्रकृति के अनुसार नहीं बदल पाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। मतलब प्रकृति के अनुसार अगर आपको अपने आप को नहीं बदल पाता कोई व्यक्ति, तो प्रकृति उसको क्या कर देती है, प्रकृति उसको नष्ट कर देती है। वे जीव जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार बदल लेते हैं वे अपने बदले हुए अर्थात प्रकृति के अनुसार अनुकूलित लक्षणों के साथ जिंदा रहते हैं, है ना, और बाकी सब है वो मर जाते हैं। ठीक है, ये मेन दो पॉइंट थे उसका डार्विनवाद की, है ना, मुख्य तथ्य। अब डार्विनवाद की व्याख्या, जब बड़ा क्वेश्चन है तब की बात है। ठीक है, डार्विनवाद की व्याख्या कैसे करेंगे, है ना। डार्विनवाद के मुख्य तथ्य, पहला पॉइंट। ठीक है, आप क्या डालेंगे, डार्विनवाद के तथ्य, मुख्य तथ्य, है ना। तो नॉर्मल उसकी दो मुख्य बातें थी डार्विनवाद की, और आता है डार्विनवाद के मुख्य तथ्य या उनकी व्याख्या, डार्विनवाद की व्याख्या ये भी कह सकते हैं ना। तो पहला पॉइंट है प्रगुणन यानी प्रजनन की तीव्रतम दर। ठीक है, डार्विन के जो प्राकृतिक वरणवाद है, प्राकृतिक चयनवाद बताया ना मैं, वही प्राकृतिक वरणवाद चयनवाद दोनों सेम है ना। तो प्राकृतिक वरणवाद को समझिए ये भी आएगा, डार्विनवाद को समझिए वो भी आएगा, ये सब सेम है। प्राकृतिक चयनवाद, डार्विनवाद, प्राकृतिक वरणवाद, ठीक है, ये सब है। इन सब की व्याख्या इस तरह से होगी। पहला प्रगुणन यानी प्रजनन की तीव्रतम दर, है ना। तो पहले क्या होगा, प्रजनन मतलब, प्रगुणन मतलब जन्म लेना जी, प्रजनन मतलब जन्म लेना, गुणित हो रही है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं पहला पॉइंट कि प्रजनन जीव का स्वाभाविक लक्षण है। प्रजनन है वो जीव का क्या है, स्वाभाविक लक्षण है, क्योंकि इसके द्वारा जीव पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी एवं अपनी जाति की उपस्थिति बनाए रखता है, बनाए रखना चाहता है। मतलब प्रजनन करेगा तभी तो उसका वंश बढ़ेगा, वंश बढ़ेगा मतलब जीव अपना वृद्धि करेगा। वही बात है कि प्रजनन जीव का स्वाभाविक लक्षण है,
क्योंकि इसके द्वारा जीव पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी एवं अपनी जाति की क्या करता है, उपस्थिति बनाए रखना चाहता है ना। अब उपस्थिति बनाए रखना चाहता है तथा इसके लिए वह अधिक संख्या में संतानों को पैदा करता है ना। मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक जीव क्या सोचता है कि अगर 100 संतानें पैदा करते हैं तो 100 संतानें में से कम 10-20 तो मर ही जाएगा, तो कम से कम 80 बचेगा ना। और खुद 80 अगर जन्म लेते हैं तो उसमें 10 बचे तो 50 बचेगा। मतलब वो क्या है कि अधिक से अधिक संतानें क्या हो सके, पैदा हो सके, ऐसा। ठीक है, तो इतना लिख देना। उसका उदाहरण को मैं एकदम नॉर्मली समझा रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण क्या है, तो उदाहरण तरल मछली 1 लाख ऐसा मत लिख देना है। ठीक है, पूरा कंप्लीटली लिखना पड़ता है इसको, है ना। तो देखिए कि तारा मछली, उदाहरण बता रहा हूँ ना, कि एक तारा मछली 1 लाख अंडे देती है। तारा मछली है 1 लाख अंडे देती है। ठीक है, इसी तरह जो एगेरिकस है ना, एगेरिकस एक कवक है, तो एक इसी तरह एगेरिकस कवक है, वो 2 अरब बीजाणु देती है। तारा मछली है 1 लाख अंडे देती है और एगेरिकस लगभग 2 अरब बीजाणु उत्पन्न करती है। ये सभी अंडे तथा बीजाणु से संतति पीढ़ी तो उत्पन्न हो जाए, तो क्या सबके लिए अब 1 लाख अंडे के 1 लाख हमारे बच्चे पैदा हो गए, 2 अरब बीजाणु से एगेरिकस पैदा हो गए, तो इन सबके लिए भोजन और स्वभाव स्थान मिल पाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि स्थान सीमित है स्थान। ठीक है, इसी के फलस्वरूप कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसी का शिकार हो जाते हैं, कुछ अंडे होते हैं कोई अन्य जीव खा लेते हैं, कुछ कवक को अन्य जीव अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, कुछ प्रारंभिक अवस्था में ही मर जाते हैं, तो कुछ केवल नाम मात्र ही जीव है वो जीवित रहते हैं। मतलब इस तरह से क्या होता है कि वो 1 लाख में से केवल नाम मात्र ही जीव बचता है। इस तरह से अगर हर साल 1-1 लाख अंडे देते रहेंगे, ठीक है, तो संख्या तो बढ़ती जाएगी ना तारा मछली की। तो इसमें क्या होता है कि आधा जीव क्या हो जाता है, मर जाता है, 50%। तो 50% से भी ज़्यादा मर जाते हैं और कुछ बचे हुए रहते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी छूते रहता है, जो कि ना प्रकृति के संतुलन को बनाए रखती है। ठीक है, ये डार्विनवाद का तथ्य था, है ना, ये पहला। दूसरा तथ्य ये था जीवन के लिए संघर्ष। जितने भी जीव पैदा हुए, है ना, जितने भी जीव थे उसको संघर्ष पड़ना पड़ता था। तो प्रगुणन की तेज दर के कारण जीवों द्वारा प्रजनन के फलस्वरूप अत्यधिक संख्या में संततियों को पैदा किया जाता है। ये तभी बताया मैं उसमें कि प्रगुणन की तेज दर के कारण जीवों द्वारा प्रजनन के फलस्वरूप अत्यधिक संख्या में संततियों को पैदा किया जाता है, जो कि रेखा गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। किस में बढ़ते हैं, रेखा गणितीय अनुपात में क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा एक हम लोग ऐसे कुछ ये देखेंगे, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये क्या है, इसमें इसको नापा जाता है कि कितनी मात्रा में ये बढ़ रही है, कितनी मात्रा में कम रही है। इसको हम लोग वक्र बोलते हैं। ठीक, वक्र से ज़्यादा पता चलता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि पैदा किया था जो कि रेखा गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, लेकिन प्रकृति में जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं सीमित हैं। अरे भाई, बहुत सारे संतानें पैदा हो जाती हैं, रेखा गणितीय अनुपात में पैदा हो जाती हैं, लेकिन प्रकृति में जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं सीमित हैं। ऐसी स्थिति के कारण प्रत्येक सदस्य को स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे से संघर्ष करना पड़ता है। जीवन का संघर्ष ही है। ठीक है, यहाँ तक करेंगे। एकदम सिंपल है, सीधी बात। सोचे कि बहुत सारे संख्या में जन्म हो गए बच्चे या संतानें, तो उसके लिए जो वस्तुएं हैं वो सीमित रहेगी। इसी स्थिति के कारण प्रत्येक सदस्य को स्वयं की आवश्यकताओं के लिए क्या करना पड़ता है, एक दूसरे से संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, ओके। अब संघर्ष भी कितने प्रकार के होते हैं उसको देखिए। अब इतना ही लिखना ना जितना मैं बता रहा हूँ, उससे आगे मत लिखना। स्वजातीय संघर्ष। तो प्रकृति में सर्वाधिक संघर्ष स्वजातियों के अर्थात एक ही जाति के सदस्यों के बीच होती है ना, क्योंकि सभी सदस्यों की आवश्यकताएं समान होती है। अब देखिए, मान जाए जिराफ को चाहिए पेड़, तो दूसरे जिराफ को भी चाहिए पेड़, चाहिए कि नहीं, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगी, संघर्ष हो जाएगी। सीधी बात ये है। ठीक है, तो प्रकृति में सर्वाधिक संघर्ष स्वजातियों के अर्थात एक ही जाति के सदस्यों के बीच होती है, क्योंकि सभी सदस्यों की आवश्यकताएं समान होती है। इस संघर्ष के अंतर्गत जीव भोजन की खोज के लिए, भोजन के लिए या वासस्थल के लिए या प्रजनन हेतु साथी की खोज के लिए संघर्ष करते हैं। ठीक है, संघर्ष करते हैं मतलब ये भोजन के लिए अपने आप इधर उधर भटकते रहते हैं, वासस्थल के लिए या साथी की खोज के लिए संघर्ष करते रहते हैं। ठीक है, ये स्वजाति संघर्ष है। ठीक है,
दूसरा पॉइंट आता है अंतर जातीय संघर्ष। अब देखिए कि मान लो जाए जिराफ है, वो पेड़ का पत्तियाँ खाता है, तो भाई ऊँट भी तो पत्तियाँ खाती हैं। तो भाई इन दोनों में होगा ना अंतर जाति के लिए उदाहरण के लिए बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि ऊँट और जिराफ लड़ जाएगा, ठीक है। उस समय की सिचुएशन के हिसाब से मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो क्या होगा अंतर जातीय संघर्ष। अब देखिए विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच वायु, भोजन, जल तथा सुरक्षा हेतु संघर्ष होता है, ठीक है। जैसे कि एक ही अनाज, फल, कंद तथा अन्य आहार को मानव सहित अनेक जंतु भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इस कारण इसके लिए उसमें संघर्ष होना क्या है, स्वाभाविक है। अब देखिए माना जाए एक फल है, तो फल को मनुष्य भी खाता है, जानवर भी खाते हैं, मनुष्य और जानवर के बीच होगा संघर्ष कि कौन पहले खाए इसको, ठीक है। इस तरह से अंतर्जातीय संघर्ष भी होती है ना। ये डार्विनवाद का दूसरा तथ्य था, ठीक है। तीसरा तथ्य था विभिन्नता। लेकिन मैं तीसरा तथ्य को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, इसलिए ये जो चौथा नंबर का है उसको आप लोग बना लेंगे तीसरा नंबर का, ठीक है। तीसरा नंबर का समर्थ का जीवित्व। भैया जो अपने आप में समर्थ है वही जीवित रहेगा, ऐसे स्टैंडर्ड वाला पॉइंट को ही बताता हूँ मैं ठीक है। समर्थ का जीवित्व या प्राकृतिक वारण, ये तीसरा नंबर का पॉइंट हमारा, तीसरा कर लेना इसको, ठीक है। तो डार्विन ने यह माना कि जीवन के संघर्ष के फलस्वरूप अधिक सफल जीवन व्यतीत करने वाले जीव ही समर्थ एवं योग्य है। जो अधिक सफल जीवन यापन व्यतीत करेंगे वही जीव क्या है, समर्थ एवं योग्य है ना। तो डार्विन ने यह माना कि जीवन संघर्ष के फलस्वरूप, ऊपर हम लोग संघर्ष पढ़े ना, तो जिसमें जो संघर्ष ज़्यादा करेगा, संघर्ष के फलस्वरूप अधिक सफल रहेगा, वही जीवन व्यतीत करने वाला जीव ही समर्थ एवं योग्य है तथा ये ही प्रकृति में जिंदा रहकर अपनी संतानों को क्या करता है, पैदा करता है, ठीक है। इस डार्विन ने इसी विचार को समर्थ का जीवित्व की संज्ञा दी, है ना। इस विचार के अनुसार जो योग्यतम जीव है वही जिंदा रहता है और अयोग्य जीव है क्या हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त कर समाप्त हो जाता है। इसको प्राकृतिक वरण के नाम से भी जाना जाता है। समर्थ के जीवित, जो अपने आप में समर्थ है वही जिएगा, समझ रहे हैं। मतलब ये एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, मैं एक टीचर हूँ, तो बीएससी लेवल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम बीएससी में ना कोई किसी को बताने वाला होता है ना। उसमें ना स्वयं खुद को ही हर चीज़ करना पड़ता है, ठीक है, खुद को ही, क्योंकि कॉलेज तो कभी कभार ही लगती है ना, ठीक है। हम तो गए नहीं थे, 365 दिन कॉलेज ही नहीं गए थे। तो इस तरह से आप जब अगर बीएससी लेवल में हैं तो उसको बताना चाहता हूँ कि ये समर्थ का जीवित्व है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते हम लोग, ठीक है। ओके, ये 3 पॉइंट हो गया अपना। चौथा पॉइंट में चलते हैं। तो चौथा पॉइंट, तो इसको 5 को चौथा कर लीजिएगा, ठीक है। बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन, है ना, ये डार्विनवाद का चौथा पॉइंट। वातावरण की स्थितियां समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। वातावरणीय परिवर्तन के साथ साथ जो जीव अपने आप को अनुकूलित कर उसके योग्य पाता है वही जिंदा। यही बात तो समर्थक जीवित्व में भी हम लोगों ने कही थी, बार बार इसी को रिपीट कर रहा है ना। तो वातावरण की स्थितियां समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, हम जानते हैं भैया। वातावरणीय परिवर्तन के साथ साथ जो जीव अपने आप को अनुकूलित कर लेता है वही योग्य बनता है और वही जिंदा रहता है, तथा अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे मिसोजोइक महाकल्प होता है। मिसोजोइक काल में पाए जाने वाले जो विशालकाय सरीसृप थे जैसे डायनासोर आदि धीरे धीरे क्या हो गए, नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि पहले जो डायनासोर थे, है ना, वातावरण के प्रति क्या नहीं हो गए, अनुकूलित नहीं हुए, खत्म, ठीक है। इस तरह से। और ये 6वां नंबर का पॉइंट है जिसको आप लोग कितना बनाएंगे, 5वां बना लीजिएगा, ठीक है। तो नए जातियों की उत्पत्ति, लास्ट में नई जाति उत्पत्ति होगी ना, ठीक है। तो डार्विन के अनुसार वातावरण अनुकूलन के पैदा हुई विभिन्नताओं के पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के कारण एक ही जाति के जीव अपने लक्षणों में अपने पूर्वजों से अत्यधिक विभिन्नताओं का प्रदर्शन करने लगे, अर्थात इतने भिन्न हो गए कि वे अपनी जाति के अलग एक विशिष्ट जाति के रूप में पहचान जाने लगे, यानी पूर्णतः नई जाति में बदल गए, है ना, पूर्णतः नई जाति में बदल गए। विभिन्नताओं के बनने, उनकी वंशगति तथा वातावरण के परिप्रेक्ष्य में अनुकूलन के कारण ही पुरानी जातियों से नई जातियों की उत्पत्ति में विकास होता है। ये डार्विनवाद का मुख्य तथ्य है ना। इसके आधार पर एक चीज़ मेरे को दिक्कत हो रही है, विभिन्नता को भी लिखना पड़ सकता है, क्योंकि ना विभिन्नता उसका मुख्य पॉइंट के अंतर्गत आ सकता है, ठीक है।
तो ये 6 पॉइंट तक तो आप लिख लीजिए, 5 पॉइंट तक तो लिख लीजिएगा, बाकी अब चलिए छोड़िए, 5 पॉइंट तक ही लिख लीजिए, विभिन्नता की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए तो इतना ही लिख दीजिएगा। ये लास्ट पॉइंट इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको मैं ठीक से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एकदम सिंपल है। विभिन्नताओं के बनने एवं विभिन्नता जब बनती है, विभिन्नता जब होती है तो तथा उसकी वंशागति, जब विभिन्नता पैदा होती है तो उसकी होती है वंशागति, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो विभिन्नताओं के बनने, उनकी वंशागति तथा वातावरण के परिप्रेक्ष्य में अनुकूलन के कारण ही पुरानी पीढ़ियों से नए जाति की उत्पत्ति एवं विकास होता है। ठीक है, इस तरह से आप 5 पॉइंट में डार्विनवाद को ख़त्म कर लीजिएगा।